फॉर्म नॉमिनेशंस फिल हो गई हैं, तो इंशाल्लाह एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो होपफुली अभी ग्राउंड वर्क थोड़ा सा किया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों की तरफ से। अब मसला है जिस इलाके से हम रहते हैं बहुत बैकवर्ड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है कि हमें यहाँ पे नज़दीक अब जाइए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बारामूला श्रीनगर जाना पड़ता है। हेल्थ एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक सेक्टर है एजुकेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है, और एक नई पॉलिसी जो लाई गई थी नेप, वो भी बिल्कुल उतनी उस लेवल की नहीं है जो स्ट्राइक कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एजुकेशन में आए हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसके बारे में बात करनी है। हमें उनको प्राइवेट सेक्टर दिखाना है, रिमोट जॉब्स के बारे में बताना है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताना है। चूँकि मैं इस फील्ड का हूँ, मैंने PhD कंप्यूटर साइंस में ही किया है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप घर बैठ के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स का एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इसकी तरफ ला सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारी वैली में पिछले बहुत सारे सालों में एक ड्रग्स का कल्चर आम हो गया। हमारे नौजवान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ड्रग्स का नेक्स्ट स्टेज होता है कि जब ये मिलना कम हो जाता है तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं, तो हमारी बच्चियां बाहर नहीं निकल पाएंगी, बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम एड्रेस करेंगे कि यहाँ पे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उसके बारे में पिछले 7 साल में किसी ने बात नहीं की है। उनके 450 स्कूल्स हैं, उनके बारे में बात नहीं की है, जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद उनके ऑर्फनेजेस हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, और उनके क्या कहते हैं दारुल हैं, बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। और अकॉर्डिंग टू कारवान मैगज़ीन के एक एस्टिमेट के मुताबिक 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है, उनको सीज़ किया गया है। तो आप मुझे बताइए कि हम एक कम्युनिटी लेवल पे कोई अवेयरनेस नहीं ला सके इन 7 सालों में, दुनिया को नहीं बता सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस ऑर्गेनाइजेशन के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आजकल है, यूरोप में है, अमेरिका में है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं। इन लोगों के बारे में हमें बात करनी है। और वो छोटे बच्चे जो 12 साल 15 साल के हैं, उनके मुस्तकबिल को ख़त्म किया गया है, उनको बुक किया जाता है, जुवेनाइल जेल्स फुल हो गई हैं। उन्हें एक मास एमनेस्टी एक बार दी जाए, उनके बारे में कोई बात करे, उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका MLA उनके बारे में कहे कि मैं इनके बदले आपसे ये कहता हूँ कि ये लोग अभी मासूम बच्चे हैं, इनको एक चांस दिया जाए, इनको काउंसिल किया जाए। यही सारे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के रिलेटेड होंगे, और ये सारे जो ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं इनको रेज़ करने की ज़रूरत है। मुखालिफ है इस इलेक्शन में 1 महीने के लिए, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, तो मैं वेलकम करता हूं कि वो लोग लड़ रहे हैं और वो भी मुझे वेलकम करने चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन, वी आर नॉट फाइटिंग, आई कैन से वी आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, और हम इसको एक पीसफुली दूसरे की इज़्ज़त उतार के नहीं, बल्कि इज़्ज़त के दायरे में रह के, अदब और इखलाक के दायरे में लड़ेंगे, और डिग्निटी के साथ लड़ेंगे कि 8 अक्टूबर के बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हमें इन्हीं लोगों के साथ फिर उसके बाद ज़िंदगी गुजारनी है। हम ऐसा माहौल ना क्रिएट करें कि सोसाइटी डिवाइड हो, हेट्रेड के बेसिस पे, हेट्रेड स्पीच ऐसे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे लिए ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि हम बिल्कुल भाई की तरह यहाँ रहे, ये लोग हमारे साथ रहे हैं, हम इनके साथ रहे हैं, तो सोसाइटी को हम डिवाइड नहीं करने चाहिए। तो ये मेरा मैसेज उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। हराम हलाल का फतवा तो मुझे लगता है हमारे उलमा ही दे सकते हैं, ना तो मैं कोई आलिम हूँ, ना उमर साहब, तो ये हम अपने उलमा पे रखते हैं कि वो हलाल हराम के फतवा दें। तो मुझे इसी बारे में इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। 87 के बाद 96 में भी जमात ने कोशिश की थी कि हम इलेक्शन लड़े, लेकिन जमात के 2,500 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया था जो मेंबर्स थे, 1,000 से कम उनकी तादाद रह गई। तो जमात इस पोजीशन में नहीं थी कि इलेक्शन लड़ती, तो उनका ग्राउंड का पूरा जो कैडर था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद 2002 और 2008 और 13 के इलेक्शंस में एक डिबेट इंटरनल चला था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इंटरनल डिबेट चला था, बट कन्विंस नहीं कर पाई जमात। एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, शूरा का फैसला नहीं था, लेकिन उसमें ये भी था कि अगर हम जमात एक पावरफुल अपोनेंट के या पावरफुल पॉलिटिकल फ्रंट की तरह सामने आई थी 87 में, लेकिन उस फ्रंट को कभी
گورنمنٹ نے اپروچ اس کے بعد نہیں کیا, انہیں نہیں بتایا گیا کہ ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں کیے گئے, تو جس کی وجہ سے جماعت کو اس کا اعتماد کم تھا. وہ ایک ریلیجیس اور سوشل آرگنائزیشن رہی تھی, پولیٹیکل فرنٹ انہیں بالکل چھوڑ دیا تھا. لیکن 19 کے بعد جب جماعت کے لوگوں نے بات کی بین کو لفٹ کرانے کے لیے, اس میں یہ پوائنٹس آئے, ان کو یہ کانفیڈنس دیا گیا کہ اس کی اب کی بار جو ہے یہ ریگنگس نہیں ہوں گی, جس کا مینڈیٹ ہوگا اس کو دیا جائے گا. وہ ہم نے فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں دیکھا, پارلیمنٹ الیکشن میں ہوا, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو. ابھی ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کچھ 8-9 جن کو جماعت بیک کر رہی ہے, اگر جماعت کو لگے اس کے بعد کہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, ریزلٹس انہی کے لیے آ رہے ہیں جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور جن کی پوزیشن گراؤنڈ میں اچھی ہے, تو جماعت اس کے لیے آگے بھی سوچے گی, اچھے طریقے سے سوچے گی, ایز این آرگنائزیشن بھی اس کے بعد آ سکتی ہے. مے بی